हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आप जानते हो कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज रेस्पिरेशन फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी तक हम उसके दो टॉपिक जो कंप्लीट कर चुके हैं और वो टॉपिक थे दैट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं रेस्पिरेशन करते हैं, कौन से ऑर्गन से करते हैं, तो वो सभी हम कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमने किया था सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगी और किस तरह से हमें एनर्जी मिलेगी और कितनी एनर्जी मिलेगी, ये भी हम कर चुके हैं। अब हमने किया था पिछले टॉपिक के अंदर दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। सो हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन के जुड़ने से एक जो सिस्टम बनेगा और वो रेस्पिरेशन में मदद करेगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि हमें भी पता है कि रेस्पिरेशन का मीनिंग ये होता है खाने से एनर्जी का मिलना, सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट गिव अस एनर्जी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एनर्जी मिलेगी कहाँ से। तो वो एनर्जी मिलेगी हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचती है तो वो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगी सेल के अंदर फूड को और उस फूड से एनर्जी मिलेगी और वही एनर्जी को यूज करके हम अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म करेंगे। अब बात आती है कि वो ऑक्सीजन का सफर जो स्टार्ट होगा कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और एंड होगा कहाँ पे, दैट इज सेल तक। उस पूरे सफर को हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि वो हमारी बॉडी में ऐसी क्या एक्टिविटीज होती हैं जिसके कारण वो ऑक्सीजन जो है हमारे सेल तक पहुंचती है और सेल का जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, सो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट कैविटी called respiratory movements. It takes place as a phenomena called ventilation, by which the atmospheric gases moves down into the lungs and the waste gases are expelled. तो यहाँ से हमें क्लियर रहता है थोड़ा सा कि हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। उसमें मेन दो स्टेप्स लेंगे, दैट इज हमारी बॉडी, हमारा जो चेस्ट कैविटी है इसका कॉन्ट्रैक्ट होना और इसका एक्सपेंड होना। तो ये टोटली जो मैकेनिज्म है ये डिपेंड करता है हमारे मसल्स और हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेशन इज द पल्मोनरी, इट इन्वॉल्व लंग्स, और आपको पता है कि जो लंग्स है हमारे वो इस चेस्ट कैविटी के अंदर ही है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि हमारी चेस्ट कैविटी जो उसकी पोजीशनिंग क्या है। हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो चेस्ट है वो लंग्स को कहाँ कहाँ से कवर कर रही है और कौन से मसल जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से हमारे लंग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। सो इट टेक 3 स्टेप्स। तो ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। कौन कौन से स्टेप्स होंगे? तो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म, जिसको बड़े अच्छी तरह से आप जानते हो कि ब्रीदिंग होता क्या है ना, वो भी हम समझेंगे आगे। फिर हम देखेंगे जब ब्रीदिंग होगी तो हमारी एयर कहाँ पहुंचेगी, वो पहुंचेगी हमारे लंग्स के अंदर। फिर लंग्स से वो जो ऑक्सीजन होगी या कोई भी गैसेज है वो हमारे ब्लड के अंदर किस तरह से ट्रांसफर होगी, दैट इज सेकेंड स्टेप, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द एल्वियोलर लेवल। जाएगा समझ? क्योंकि हमने एल्वियोली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ा था हमने? पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। फिर हम देखेंगे ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके कहाँ पे जाएगा, टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल तक जाएगा। तो सेल में वो एक्सचेंज कैसे होगा, दैट इज द थर्ड स्टेप। तो आप साथ साथ में यहाँ पे देख भी होंगे डायग्राम के अंदर, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। फर्स्ट आ गया दैट इज ब्रीदिंग, एटमॉस्फेयर और एल्वियोली के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। फिर एल्वियोली से ब्लड के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज सेकेंड स्टेप, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलर लेवल। एंड थर्ड, वो जो ब्लड ऑक्सीजन लेके गया तो वो कहाँ पे लेके गया, सेल तक। तो सेल में जाके किस तरह से वो ऑक्सीजन को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द सेलुलर और द
टिश्यू लेवल। सो ये 3 स्टेप जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे टॉपिक के अंदर। सो अब हम पहला टॉपिक लेते हैं, अपना पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को बड़े आराम से प्रैक्टिकली समझेंगे। प्रैक्टिकली का मीनिंग जिसमें हम डायग्राम्स भी देखेंगे, जिसमें हम नोट्स को भी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। ओके, तो ओके अब आप स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझने से पहले कि हमारा जो फर्स्ट फेज है ब्रीदिंग, उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो लंग्स है, जो मेन पार्ट है ब्रीदिंग का, हमारी पूरी रेस्पिरेशन का, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है और उसके सराउंडिंग जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, क्योंकि उसके बिना हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ ही नहीं सकते या फिर इस मैकेनिज्म को समझ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लंग्स दिख रहे हैं। तो ये जो लंग्स हैं ये दो हैं, दोनों कहाँ पे हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर। सो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट कैविटी। ओके, और इन दोनों चेस्ट कैविटीज के अंदर लंग्स के बीच में जो आपको शायद मुश्किल से देखे, यहाँ पे क्या होता है दैट इज हार्ट, सो विच इज टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट लंग्स के बीच में वो एडजस्ट करते हैं अपने आप को। सो वो तो आ गया हार्ट इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आप देखोगे कि जो हमारे लंग्स हैं ये चारों साइड से कितनी अच्छी प्रोटेक्शन इनको मिल रही है। तो आगे आप देखोगे इनको आपको रिब्स दिख रही होंगी, है ना। तो रिब्स के सेंटर में जो है वो स्टर्नम है जो इन रिब्स को जोड़ के रखते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको डोम शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक डोम शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा और ये जो डोम शेप का स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। ये एक मसल है और आने वाले जो नेक्स्ट में क्वेश्चन है या आगे टॉपिक है इसमें बताऊंगा कि ये डायफ्राम ही है जिसके कारण पूरी की पूरी हमारे जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लंग्स में। किस तरह से हो रही है वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो। तो मैंने बोला कि आपने देखा कि ऊपर रिब्स हैं, यहाँ पे स्टर्नम है, नीचे क्या है डोम शेप का, इस शेप का क्या है यहाँ पे दैट इज डायफ्राम जो एक मसल है और उसी मसल के ऊपर ही हमारे लंग्स स्टे करते हैं यानी कि रेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखेगा तो इसके ऊपर ही स्ट्रक्चर पड़ेगा दैट स्ट्रक्चर इसका लंग्स और नीचे क्या है डायफ्राम। तो डायफ्राम कहाँ पे होगा, हमारे यहाँ पे चेस्ट खत्म हो रही है इसके यहाँ पे बीच में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है। और पीछे से अगर हम देखें तो वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी बोलते हो। ऊपर देखें ये शोल्डर्स आ गए, कॉलर बोन है ना, ये सारे बोन्स आ गए। तो आप ध्यान से देखें तो हमारे जो लंग्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स टू प्रिवेंट द मैकेनिकल शॉक, ताकि लंग्स को किसी भी तरह शॉक ना लगे। एक दूसरा, यही जो स्ट्रक्चर्स हैं जब ये चेस्ट कैविटी है यही जब कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, इन्हीं के कारण हमारी जो लंग्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हम अपनी मर्जी से ब्रीद इन और ब्रीद आउट नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो रात को जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद क्या हमारा सांस बंद हो जाता है, क्या हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना बंद कर देते हैं, क्या हमारा रेस्पिरेशन मैकेनिज्म बंद हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो रात को हम सांस ही नहीं ले पाते, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि सांस हम जो ले रहे हैं, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं, वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। नहीं, तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते, ये हमारी चेस्ट कैविटी मसल्स होते हैं वो ये करवाते हैं। और बड़ी बार हमने देखा होगा कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे अगर चेस्ट बोन जो है वो टूट जाएं, रिब्स को ब्रेक डाउन हो जाएं, तो हमें उस टाइम जो सांस लेने में इस ब्रीदिंग मैकेनिज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है और कई बार तो डेथ भी हो जाती है अगर ज़्यादा ये बोन्स टूट जाए, क्योंकि यही बोन के टूटने से हमारे मसल्स टूट जाते हैं। वो मसल टूटते हैं जो हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करवा रहे थे, और जब वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हमारा लंग्स जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा, और अगर उसी पोजीशन में रहेगा तो हम एयर को इन और आउट नहीं कर पाते, और जब एयर इन आउट नहीं कर पाएंगे तो हम प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, सेल तक नहीं पहुंचेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ये टेक्निकल चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी अगर हम बायो पढ़ रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना है, समझना है इन चीज़ों को। ओके, तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर आपको जो था समझ आ चुका है कि लंग की पोजीशन क्या है, क्योंकि इसके बिना मैं आगे चल ही नहीं पाता। अब हम बात करेंगे आगे, दैट इज जो ब्रीदिंग फर्स्ट फेज है हमारी रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन मैकेनिज्म की उसमें क्या होगा। सो ब्रीदिंग की आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म बाय विच द फ्रेश एयर इज टेकन इन एंड द फाउल एयर इज गिवन आउट ऑफ द लंग्स। आप जो है इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फ्रेश एयर होती है उसको बॉडी के अंदर करते हो, दैट इज लंग्स के अंदर करते हो, है ना, लंग्स में डालते हो। और जो फाउल एयर होती है, तो फाउल एयर क्यों हुई, क्योंकि जब भी लंग्स में आप ऑक्सीजन लेके जाते हो और भी गैसेज जाती हैं, और वहां पे ऑलरेडी क्या होता है, जो गैसेज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो आ चुकी होती है, इकट्ठी हो गई होती है बहुत ज़्यादा, और उसको हम क्या करते हैं आउटसाइड द बॉडी एक्सहेल कर देते हैं। सो द मैकेनिज्म ऑफ intake of oxygen and given out of carbon dioxide is called as breathing। तो इस प्रोसेस को बोलते हो ब्रीदिंग। तो बिल्कुल सिंपल है, आप सारे इसको समझना प्रैक्टिकली, जो भी मुझे देख पा रहा है इस टाइम, तो वो क्या करेगा, अपनी जो ऑक्सीजन है, जो भी बाहर आगे अच्छे मौसम में बैठे हो, अच्छे माहौल में बैठे हो, यहाँ पे अच्छी ऑक्सीजन है, तो आप ऐसे करके आराम से ऑक्सीजन को अंदर करो, महसूस करो उसको अंदर जाते हुए। तो वो जहां पे जाके अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ, तो देखो कहां पे अब लंग्स में जाके बैठ गई है, और अब आप क्या करोगे, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ उसको बाहर रिलीज करो। तो जो आपने पहला सांस लिया था, जो पहले इनहेल किया था, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड दिस इज कॉल्ड ब्रीथ आउट। सो ये जो दो स्टेप्स हैं, ब्रीद इन ब्रीथ आउट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसको अगर मिला दें तो इसको बोलते हो ब्रीदिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब हमारी फ्रेश एयर कहाँ पे जा रही है, नोज से कहाँ जा रही है, फेरिंग्स से कहाँ जा रही है, लैरिंग्स से, हाँ बच्चा आप रिवाइज करो इसको, दैट इज ट्रैकिया से ब्रोंकस से ब्रोंकियोल से, ऐसे करते करते प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर। तो जब ये एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी, साथ साथ आप यहाँ पे डायग्राम्स देख रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे चीज की डायग्राम भी लगाऊं, ताकि आप बड़े आराम से दोनों चीजों को, जो मैं बोल रहा हूँ और जो साथ साथ दिख रहा है, दोनों को आप क्या कर सको, मैच कर सको। सो जब ये एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगी, तो उसके फिर हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बीच में बैलून है, तो बैलून दबेगा, जब वो दबेगा तो सारे का सारा जो हमारा क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड या फाउल एयर्स है, वो सारी बाहर आएगी, तो इसी मैकेनिज्म को बोलते हो दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, इसमें हमारे दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक जिसमें हम फ्रेश एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरा जिसमें जो एल्वियोलाई के अंदर फाउल एयर थी, हम उसको आउटसाइड द बॉडी निकाल रहे हैं, ताकि वो बॉडी के अंदर किसी भी तरह का टॉक्सिक काम ना कर पाए, कोई भी डैमेज ना दे सके। सो इट मीन्स ब्रीदिंग इन्वॉल्व इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन। सो इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फ्रेश एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है, बिल्कुल भी नहीं। सो इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ मसल्स, इसमें बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो वो मसल्स कौन से मसल्स हो गए, दैट इज इंस्पिरेटरी मसल्स, एक ऐसे मसल जो इंस्पिरेशन में मदद करेंगे। फिर आप बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर वो इस मसल्स का मेन काम क्या होगा, क्या करेंगे ये मसल्स, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। सो ऐसे बहुत सारे मसल्स हैं, जैसे रेनिक मसल, इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये मसल्स क्या करते हैं, ये एक, जैसे आपने देखा होगा कि एक धागा है और वो तीर के जो कमान होती है उसके साथ बांधा होता है, तो जैसे हम धागे को खींचते हैं तो जो कमान होती है उसकी भी जो शेप होती है चेंज हो जाती है, और जब उस धागे को छोड़ते हैं तो वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप पे रहता है। इसी तरह से हमारे जो चेस्ट कैविटी है, इनके अंदर भी मसल्स होते हैं, जब वो मसल्स खींचते हैं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारा जो ये चेस्ट कैविटी है ये एक्सपैंड हो जाएगी। ओके, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, तो डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक साइड आप देख रहे हो कि हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। क्यों एक्सपैंड कर रही है, बिकॉज ऑफ दीज मसल्स, क्योंकि ये मसल्स क्या करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो रिब्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सपैंड होते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, और जब ये बाहर आएंगे तो उससे होगा क्या,
तो इनके बाहर आने से हमारे जो लंग्स होते हैं तो उन लंग्स को क्या होता है, काफी ज्यादा जगह मिल जाती है, उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा, जैसे बैलून है, आप खुद सोचो, एक बैलून को अपने टाइट जगह में रखें तो वो बंदा होगा, जा ही नहीं सकता। लेकिन उसी बैलून के आसपास की जो जगह हम उसको फैला दें और एक्सपैंड कर दें, तो उसके एक्सपेंशन से क्या होगा कि बैलून के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बचा रहा समझ? सो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी क्योंकि उसका जगह बढ़ जाएगी, मोटा हो जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये ऐसा करने से क्या होगा, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अब हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो क्या, हाई, और आपको पता है हवा कहाँ से कहाँ जाती है, एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है। सो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अंदर हो गया ना लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हाई होने से प्रेशर लो हो गया, इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगी, अंदर जाने की कोशिश करेगी। किसके अंदर जाने की कोशिश करेगी, लंग्स के अंदर। और हवा का लंग्स में जाना, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हो, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। सो इट मींस इंस्पिरेशन कैसे हुआ, अब आपको क्लियर हो गया। क्या लंग्स के कारण हवा अंदर गई, नहीं, जब तक हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड नहीं करेगी तब तक हमारे लंग्स जो हैं वो एयर को नहीं ले सकते। ओके, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। और किसने किया, रेनिक मसल ने और इंटरकॉस्टल मसल ने। ये मसल्स मदद करते हैं किसको, हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, दैट इज दूसरा प्रोसेस, एक्सपिरेशन। सो हमारी जो एयर है, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वो बाहर कैसे जाती है। तो आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ साथ साथ स्लाइड्स भी देखते जाएंगे और उसको टैली करेंगे। तो वहां पे अगर आप दूसरी साइड देखोगे जहाँ पे एक्सपिरेशन है, तो वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे, देखोगे वहां पे जो चेस्ट कैविटी है वहां पे अगर आप देखोगे कि जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करे हैं। क्यों, क्योंकि उसके आगे पीछे जो बोन्स हैं, हमारे रिब्स हैं, स्टर्नम है, सारे क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी मसल्स लगेंगे और यहाँ पे जो मसल्स लगेंगे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड डायफ्रागम। यहाँ पे डायफ्रागम भी होगा जो मदद करेगा। साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो क्या करेंगे, मदद करेंगे इस कैविटी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मैंने पहले बोला कि ये डायफ्रागम आ गया, तो इससे पहले जब इंस्पिरेशन हुई थी तो डायफ्रागम इस पोजीशन में चला गया। तो ऐसे करने से लंग्स इसके ऊपर बैठे हुए, तो लंग्स लंबे हो गए, बड़े हो गए। लेकिन अब वही उसने क्या किया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब उसने नीचे से प्रेशराइज किया लंग्स को, और इधर से क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं या और मसल्स हैं, वो इनको क्या करेंगे, अंदर की तरफ दबाएंगे। चेस्ट कैविटी क्या होगी, टाइट होती जाएगी। तो टाइट होने से लंग्स बेचारे दबते जाएंगे और उनके दबने से क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा इंक्रीज। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हो गया डिक्रीज। तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जैसे ही वो ऐसे होगा तो हवा कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। बाहर कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। कहाँ से, एल्वियोलाई से, लंग से। सो इसका मतलब हो गया कि जब कभी भी हमारी जो फाउल एयर होती है उसके ऊपर हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी जो बोन्स है, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारे जो लंग्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे लंग्स के अंदर जो भी फाउल एयर होगी वो क्या करेगी, एक्सपेल करेगी, मीन्स वो बॉडी से बाहर निकलेगी। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। सो इसको आप एक्सपिरेशन का नाम भी दे सकते हो। तो ये रहा हमारा, दैट इज किस तरह से ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है। तो मुझे लगता है कि जो अभी हमने स्टार्ट किया था ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अब मैं आपको इसी चीज को समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल, कि आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हो और प्रैक्टिकली देख सकते हो ये किस तरह से काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने जैसे आपको बोला था कि जब भी हम कुछ करते हैं तो कोशिश करें कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई मॉडल को जरूर बनाएं, क्योंकि ये जब भी हम कुछ ऐसा बनाते हैं इससे कहते हैं हमारी जो लर्निंग होती है वो परफेक्ट हो जाती है, मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है हमारी। तो अब इस मॉडल को बनाने का मकसद क्या था, तो सिंपल मकसद यही था कि ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लंग्स किस तरह से काम करते हैं, कौन से मसल्स क्या करते हैं, तो उसका थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मान लो कि आपकी बॉडी है, तो ये हमारी बॉडी आ गई है ना, ये ऊपर माउथ आ गया और ये हमारा चेस्ट कैविटी आ गई। तो मैंने बोला था कि चेस्ट कैविटी के मसल जो होते हैं उनके
कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन से ही हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं। इस चीज़ को प्रूफ करना है हमें, तो कैसे करेंगे? देखो, मान लो कि इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपने वैल्यूम लेना है, तो आपने पहले बॉटल लेके उसको हाफ काट लेना है। तो आपको पता है लिम्का की बॉटल्स आती हैं तो इस शेप की होती है, उसमें आराम से कर सकते हैं ये। तो इसको आपने हाफ काट लेना है। काटने के बाद नीचे की तरफ क्या करना, आपने वैल्यूम लगा लेना। तो ये 50 पैसे का 1 रुपये का वैल्यूम आता है बाजार से, आप इसको लगा सकते हो। ये क्या काम करेगा फिर हम बताएंगे। तो जब आप वैल्यूम लगाओगे, यहाँ पे टेप लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, माउथ वाली साइड क्या करोगे, एक वैल्यूम को अंदर डाल दोगे और उसको जो बाहर वाला माउथ पोर्शन है वो यहाँ पे लगा दोगे। मीन सिंपल ऐसे लगा दोगे। अब मैं खोलूंगा तो शायद फट जाए, तो हमारा काम ही ना हो। सो कहने का मतलब, ये जो वैल्यूम अंदर गया माउथ से, तो ये आ गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम शो कर रहा है। ये 2 लंग्स हैं, ठीक है। ये आ गया, ये जो कलर है ये लंग शो कर रहा है चेस्ट कैविटी के अंदर। और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपका मसल्स। मान लो ये डायफ्रागम है, तो डायफ्रागम भी यहीं पे होता है और इसी के ऊपर होते हैं लंग्स। अब मैंने बोला कि अगर हम क्या करें कि इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, तो जब हम इसको बाहर खींचेंगे तो आपको क्या लगेगा, नेचुरल बात है, यहाँ पे अंदर एरिया बढ़ जाएगा। एरिया के बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको। और वॉल्यूम की इंक्रीज करने से क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तब क्या होगा, बाहर की हवा क्या होगी, एयर जो होगी अंदर जाने से, यहाँ से अंदर जाएगी। और जब एयर अंदर जाएगी तो वॉल्यूम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो क्या ये मॉडल वर्किंग है, क्या ये मॉडल काम करेगा, अब हम देखते हैं। तो ये आ गया मसल्स, डायफ्रागम, और ये आ गया चेस्ट कैविटी, ये आ गया हमारे पास लंग्स। तो मैं क्या करूँ, आपके सामने इसको खींचने की कोशिश करता हूँ। तो खींचने से क्या होगा, ये देखो, जैसे खींचा तो अंदर क्या होगी, जगह इंक्रीज कर गई, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, प्रेशर डिक्रीज। ये देखो, ये देखो। अब जब यहाँ से देखोगे तो जैसे मैंने ऐसे किया, ये क्या हो रहा है, दैट इज एक्सपैंड कर रहा है। और जैसे करूँगा कॉन्टैक्ट, तो इससे क्या होगा, ये आपको शो करता है कि हमारे लंग्स भी इसी तरह से काम करते हैं। यानी कि हमारे मसल्स के एक्सपैंड होने से हमारे इंस्पायरेशन होती है, और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे जो लंग्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो एक्सपायरेशन होगा। सो ये मॉडल शो करता है कि हमारे मसल्स किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर हम बात करें कि जो ब्रीदिंग है वो इनवॉलंटरी एक्शन है, इनवॉलंटरी फंक्शन है हमारी बॉडी का, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें इसकी रेट की, सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज 15 to 18 पर मिनट। यानी कि आप अगर ब्रीदिंग मैकेनिज्म कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हो, तो आपका ये 1 मिनट के अंदर 15 से 18 टाइम आना चाहिए। अगर इससे बहुत ज्यादा आ रहा है, जब बहुत कम आ रहा है, तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज नॉट कन्फाइंड कि हमेशा हमारा 15 और 18 ही आएगा। हो सकता है कि ये बढ़ भी जाए। कैसे बढ़ेगा, जब कभी भी हम क्या करते हैं कि कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई बहुत हैवी काम कर लेते हैं, तो क्या होता है उस टाइम जब वॉक कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा नीड होती है ऑक्सीजन की। क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। सो उसको तो जो हमारी बॉडी से एनर्जी इतनी वेस्ट हो रही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ज़्यादा ऑक्सीजन तो तभी मिलेगी अगर हमारा ब्रीदिंग या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तेज होगा। तो एट दैट टाइम जो हमारा बोल सकते हो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज करेगा। सो कहने का मतलब ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है ये रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन हाँ, एवरेज अगर हम देख के चलेंगे, सो इट इज 15 to 18 पर मिनट, 1 मिनट के अंदर होगा। सो ये था ब्रीदिंग। अब हम बात करेंगे हमारा सेकंड फेज कि हमारी जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पहुंच चुकी है, वो एल्वियोलाई तक पहुंच गई है, लंग्स के अंदर पहुंच चुकी है। अब उसका सफर जो है वो कहाँ पे जाएगा, मीन्स हमारी ऑक्सीजन को कहाँ पे जाना है, अब ऑक्सीजन को पहुंचना है ब्लड के अंदर। सो दैट फेज इज कॉल्ड एज सेकंड फेज। साथ आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इस फेज में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितना भी आप देख भी रहे होंगे, हमारे लंग्स को, हमारी एल्वियोलाई को पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स ने अपने आगे पीछे घेर के रखे हैं। यानी कि ऑल द एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज मीन्स एक ऐसी ब्लड की पाइप, यहाँ पे पोर्स होते हैं, यहाँ से ब्लड एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो लंग्स है उन्होंने उसको क्या किया हुआ है, पूरी तरह से आगे पीछे घेर के रखे। तो अब बात आती है कि जो एल्वियोलाई है और जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं, इनके बीच में क्या होगा। तो इनके बीच में अब
एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ना तो ब्लड जो है वो एल्वेओलाई में आएगा, ना ही एल्वेओलाई का और कोई मटेरियल ब्लड के अंदर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो कैसे होगा ये? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये डिपेंड करता है दैट इज प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर। और डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि कोई भी चीज यहाँ पे वो ज्यादा मात्रा में होगी वहां से वो मूव करेगी टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे वो कम होगी। अब यहाँ पे देखना है कि लंग्स के अंदर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लंग्स की अंदर देख रहे हो तो वहां भी आपको दिख रहा है ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, क्योंकि हमने फ्रेश एयर ली है ना, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया है वो बड़ी कम मात्रा में, क्योंकि हवा के अंदर एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम है, बहुत कम है। अब एल्वेओलाई के अंदर तो देख लिया, अब ब्लड में देखते हैं। तो जो ब्लड हमारे एल्वेओलाई के पास आएगा, लंग के पास आएगा, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है सेल से। तो वो सेल से क्या लेके आ रहा है? वो सेल से वेस्ट मटेरियल लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। इसका मतलब उस ब्लड के अंदर, विनस ब्लड के अंदर, समझेगा जो डिफरेंट कलर्स यहाँ पे बताया हुआ है, उस ब्लड के अंदर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है। तो अब आप दोनों के अंदर कंपैरिजन करोगे, यानी कि जब कभी भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और हमारे जो लंग्स हैं, एल्वेओलाई हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो मैंने बोला डिफ्यूजन लगा दो। तो जब डिफ्यूजन मैकेनिज्म लगेगा तो मूवमेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, कहां से? हमारे ब्लड से हमारे एल्वेओलाई के अंदर। लेकिन एल्वेओलाई के अंदर दूसरी गैस जो पड़ी है वो है ऑक्सीजन, वहां भी वो ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में है, लेकिन ब्लड के अंदर क्या है? वो कम है। अब मूवमेंट कहां से होगी? फ्रॉम एल्वेओलाई टू द ब्लड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, देख रहे हो यहाँ पे जो ब्लड आया था सेल से, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा थी लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी। लेकिन वही ब्लड जब एल्वेओलाई से होकर वापिस सेल के पास जाएगा तो अब क्या होगा? अब कंडीशन चेंज होगी, अब उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा खुश होके जाएगा, रेड होके जाएगा, है ना। और जब आया था नीला होके आया था, ब्लू होके आया था, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। तो जब वापिस जाएगा तो अब उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगी। सो ये कहां पे होता है? एट द एल्वेओलर सरफेस। सो दिस इज द सेकंड फेज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेओलाई एंड द ओके स्टूडेंट्स, नो वी विल टॉक अबाउट द थर्ड फेज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेशन था वो अब आ चुका है थर्ड फेज में। तो अब हम देखेंगे कि जो एल्वेओलाई पे हमारा ब्लड वेसल थे वहां से जो लेके आए थे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो आगे आके टिश्यू लेवल पे किस तरह से एक्सचेंज करेंगे। तो पहले ये समझना होगा कि ब्लड जो एल्वेओलाई से होके आया है, जो लंग से होकर आए हैं, वो क्या लेके आया है। तो उस ब्लड के अंदर हम देखेंगे, उस ब्लड वेसल्स के अंदर देखेंगे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होगी, ओके, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होगी। ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे साथ साथ, तो यहाँ जैसे ये ब्लड कहाँ पहुंचता है? टिश्यू लेवल पे। तो अब हम देखेंगे टिश्यू के अंदर क्या कंडीशन है। तो टिश्यू के अंदर आप देखोगे तो वहां पे ऑक्सीजन जो होता है वो ऑलरेडी जो था वो कंज्यूम हो गया। कहाँ पे कंज्यूम हुआ? टू ब्रेक डाउन द फूड, रेस्पिरेशन के लिए, और वहां पे प्रोड्यूस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जितनी ऑक्सीजन थी वो ज्यादातर कंज्यूम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ब्लड जो वहां पे आया भी वहां पे क्या है? ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है। तो ये दो जो हमें देखा डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द ब्लड वेसल्स, तो वो जो एक डिफरेंस था उसी के कारण यहाँ पे एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? अब हमने देखा ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन ज्यादा है वो मूव करेगी टूवर्ड द सेल्स। Why? Because of the diffusion. डिफ्यूजन में क्या होता है? मैंने अभी बोला कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था सेल के अंदर वहां से वो मूव करेगा फ्रॉम सेल टुवर्ड द कहां पे? ब्लड वेसल्स के अंदर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से जो ब्लड वेसल आई थी वो थी ऑक्सीजनेटेड। लेकिन अब जब वो एक्सचेंज हो चुका है तो वो वापस जा रही है कहां पे? लंग्स की तरफ। किस लिए? फिर से एक्सचेंज के लिए। लेकिन कैसे जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड होके, क्योंकि अब उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कहने का मतलब अब ऑक्सीजन पहुंच चुकी है सेल के अंदर, जो कहां से स्टार्ट हुई थी?
एटमॉस्फेयर से। सो ये था पूरा हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो 3 फेज में, 3 भाग में हमने डिवाइड किया था। दैट इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म, एक्सचेंज एट द एल्वेओलर सरफेस, देन एक्सचेंज एट द टिश्यू लेवल। सो पहले हमने क्या देखा, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो हमारा सबसे पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर था, वहां से इंस्पिरेशन हुई, इंस्पिरेटरी मसल्स ने किया, रेनिक मसल्स ने किया, इंटरकॉस्टल मसल्स ने किया, और वो पहुंचा कहां पे, हमारे लंग्स के अंदर, एल्वेओलर में। और वहां से क्या हुआ, एल्वेओलाई से कहां पे गया, वो गया सीधा सीधा बात करोगे कि वो चला गया ब्लड के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद हमने देखा कि वो जो था डिफ्यूजन होने के बाद वो कहाँ चला गया, सीधा सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे। और जैसे वहां पे पहुंचा टिश्यू लेवल तक, तो वहां पे क्या हुआ, फिर से डिफ्यूजन हुआ, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ चला गया, दैट इज टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर। वो टिश्यू के अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी फिर से हमारे कहाँ पे आ गया, ब्लड के अंदर, और ब्लड हो चुके अब डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाएगा, फिर से लंग्स के पास, और लंग्स को क्या करेगा, कहेगा भाई साहब ये लो अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने मुझे ऑक्सीजन दी थी, उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे भर जाएगी, तो फिर वहां पे क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स डायफ्रागम की मदद से हमारी चेस्ट कैविटी फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, हमारा लंग भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जितना भी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था प्लस ऑक्सीजन भी होगा, वो सारे का सारा आउटसाइड द बॉडी चल जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो ये था हमारा पूरे का पूरा एक पाथवे फ्रॉम इंस्पिरेशन, फ्रॉम एक्सचेंज, देन एक्सपायरेशन, देन आउटसाइड द बॉडी। सो ये पूरा मैकेनिज्म था, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। और होप करूंगा कि ये जो टॉपिक था आपको बड़े आराम से समझ आ गया, और मैंने इसमें प्रैक्टिकल भी आपको बताया, और ये प्रैक्टिकल आप जरूर बनाएं। ये आपका होमवर्क है कि आप रेस्पिरेशन में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बनाएं और इसको करके देखें किस तरह से ये रेस्पिरेशन, हमारे लंग्स काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।